हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 और ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इनके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो लैंड क्या चीज़ है, सॉइल क्या है, वाटर क्या है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कहानी से, और कहानी के अंदर एक छोटा सा गांव है इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया। तंजानिया के अंदर एक छोटा सा गांव है, और जो तंजानिया है ये अफ्रीका के अंदर है। और यहाँ पर जो मम्बा गेट्स अप अर्ली, मम्बा जो लड़की है वो सबसे पहले सुबह जल्दी उठती है मॉर्निंग के अंदर एंड टू फैच वाटर, और पानी को भर के लाती है। फैच मतलब होता है भरना, तो पानी भर के लेकर आती है। शी हैज़ वॉक लॉन्ग वे, उसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों में वो वापस आ पाती है। शी देन हेल्प्स हर मदर, उसके बाद वो घर आकर अपनी मम्मी की मदद करती है इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर, और अपने भाई को ज्वाइन करती है इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स, बकरियों की देखभाल करने में अपने भाई की मदद करती है। ऑल हर फैमिलीज ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड, और जो उनका परिवार है वो एक रॉकी लैंड पर रहता है अराउंड अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर। मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज, और मम्बा के फादर जो है वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे थोड़ा सा मेज और बीन्स को ग्रो कर लेते हैं। आफ्टर टोलिंग हार्ड मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ खुदाई करते हैं, और उसके बाद या उसको उसको खेती के लायक बनाते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड, लेकिन ये जो मेज़ और बीन्स की जो खेती करते हैं इसके पापा, वो उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है खाने के लिए फॉर द होल ईयर्स, पूरे साल के लिए। वहीं दूसरी कहानी जो है ये मुंबा की कहानी थी जो तंजानिया से बिलोंग करती थी, और दूसरी जो कहानी है वो पीटर की कहानी है। तो जो पीटर है वो एक लिव्स इन अ हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन। पीटर जो है वो कहाँ रहता है, वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे कि शिप्स को पाला जाता है, और ये वो जगह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर पीटर रहता है। और जो मम्बा है वो एक छोटे से गांव तंजानिया के अंदर रहती है और अफ्रीका से बिलोंग करती है। ये मम्बा के बारे में है। वेयर हिज फैमिली रन्स, और जहाँ पर जो पीटर है उसका जो परिवार है वो जो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, उनकी एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो ऊन वगैरह बनाते हैं, या जो शिप्स हैं उनसे ऊन वगैरह निकालते हैं, और फिर उनकी फैक्ट्री है वहाँ पर जिसको वो चलाते हैं। एवरी डे वैन ही रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, हर दिन जब वो स्कूल से लौट कर आता है, पीटर वॉच हिज अंकल, वो अपने अंकल को देखता है, चाचा को देखता है कि वो किस प्रकार से शिप की केयर कर रहे हैं। देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड इन द वाइड ग्रासी प्लेन, और उनका जो शिप यार्ड है, शिप यार्ड बोलते हैं जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है, ये सिचुएटेड है, सिचुएटेड मतलब स्थित है एक वाइड ग्रासी प्लेन में। वाइड ग्रासी मतलब एक बहुत ही चौड़ा, ग्रासी मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा घास लगती है, मैदान, प्लेन मीन्स मैदान। विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस, और ये हिल्स में है काफ़ी दूरी पर। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे, और उसको मैनेज किया गया है साइंटिफिक वे से, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल, और जो पीटर का परिवार है वो भी वेजिटेबल को ग्रो करता है, और उसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड यूज़ करता है। मम्बा एंड पीटर स्टेइंग टू डिफरेंट पार्ट्स, अभी आपने दो कहानियाँ देखी, इसमें आपने देखा मम्बा और पीटर के बारे में। तो मम्बा और पीटर दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और दोनों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग अलग है। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज, और ये जो डिफरेंस है उनकी ज़िंदगी अलग क्यों है, उसका कारण ये है द डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी ऑफ लैंड, वहाँ की जो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, या नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसी की वजह से जो इन दोनों की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज मेन रीज़न, और ये जो रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स, ये जो रिसोर्सेज हैं ये मेन रीज़न है किसी भी प्लेस के डिफरेंट अलग होने का फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से।
अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। डू यू नो के अंदर बताया गया है कि जो 90% जो लैंड 90% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो केवल 30% लैंड पर रहती है। यानी सोचिए आप 90% जो पॉपुलेशन है वो केवल 30% लैंड एरिया पर रहती है। बाकी जो एरिया है 70% ये या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हैं, या फिर वहाँ रहते ही नहीं है। अनइनहेबिटेड मतलब कि वहाँ निवास ही नहीं करते हैं। तो ये आपका बताया है। फिर देन आया आपका लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर ओनली अबाउट 30%। ये लगभग 30% एरिया कवर करता है टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, टोटल अर्थ सरफेस के टोटल एरिया का। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेटेड। और 30% पे भी ये छोटा सा जो एरिया है यहाँ पर भी जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो इसमें ये बता रखा है कि जो टोटल परसेंट है जो हमारे वर्ल्ड का अर्थ सरफेस का, उसका 30% में जो पॉपुलेशन है वो रहती है। Uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। और जो uneven distribution पाया जाता है population का अलग अलग parts में, ये क्योंकि characteristics अलग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि uneven distribution क्यों पाया जाता है अलग अलग parts में, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, वहाँ की लैंड अलग है। द रग टोपोग्राफी, वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी रग्ड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ वाली है, कंकड़ पत्थर वाली है। स्टीप स्लोप्स और तिरछे बहुत तीखे स्लोप्स पाए जाते हैं, यानी ढलान बहुत तीखी है, तिरछी है। एंड ऑफ द माउंटेन्स की लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर। और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर क्या है कि पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो रहती है। डेजर्ट एरियाज़ हैं, बाकी डेजर्ट एरियाज़ में भी लोग कम रहते हैं, या थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं नॉर्मली, जहाँ पर के लोग हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं या अनइनहेबिटेड या वहाँ पे नहीं रह पाते हैं। प्लेन एंड रिवर्स, प्लेन और जो रिवर वैली एरिया है, प्लेन और जो रिवर वैली एरियाज़ है ऑफर सुटेबल लैंड। केवल यही एक ऐसा लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, और इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है या हम कहें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्ल्ड की, वो इन्हीं जगह पर रहती है। कहाँ पर रहती है? जहाँ पर प्लेन एरियाज़ हैं या रिवर वैलीज़ हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो लोग आसानी से एग्रीकल्चर कर सकें। देन फिर आता है आपका लैंड यूज़। लैंड को कैसे यूज़ करना चाहिए ये आपका टॉपिक है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। अब इसमें डेफिनेशन दे दी इसमें, व्हाट इज़ लैंड यूज़। तो लैंड यूज़ फॉर द डिफरेंट पर्पज़, जो लैंड यूज़ होता है उसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। लैंड को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करना, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर खेती, फॉरेस्ट्री जंगल, माइनिंग करना, बिल्डिंग हाउसेस, हाउस घर बनाना, रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। तो इन सब को कॉमनली नाम दिया गया है लैंड यूज़, यानी कि हम लैंड को अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर से बोला है कैन यू लिस्ट द डिफरेंट वेज। भैया आप बता सकते हैं कि कैसे जो मंबा और पीटर हैं उनकी फैमिली अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही थी। तो आपको पता है मंबा की जो फैमिली है वो क्या करती थी, वो खेती करती थी, उसमें बीन्स और मेज़ लगाती थी। वही जो पीटर का परिवार था वो शीप रेयरिंग का काम करता था, उनकी फैक्ट्री थी उस चीज़ की। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर करते थे, जिसमें वो ऑर्गेनिक वे में वो एग्रीकल्चर किया करते थे। तो ये दोनों की लाइफ के बारे में है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। और जो यूज़ है लैंड का वो फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू उसको डिटरमाइन किया जाता है, यानी लैंड को कैसे यूज़ करना है ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर। और इसके अंदर आता है आपका टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड को यूज़ करने से रिलेटेड। अब आप ये देखेंगे टेबल।
टेबल के अंदर दिखा रखा है आपको, ये कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज ले रखी हैं जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज बता रखी है एरिया वाइज, और उसमें बता रखा है कौन से एरिया के अंदर क्या काम होता है। जैसे इसको क्रॉपलैंड, यहाँ पे कंट्रीज के नाम दे दिए, यहाँ क्रॉपलैंड, पेस्चर्स, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस में दे दिया कि कहाँ कहाँ पर लैंड को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे क्रॉपलैंड में जो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है वो कहाँ यूज़ की जाती है, वो इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉपलैंड है वो इंडिया के अंदर, जो लैंड है वो क्रॉप में या एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज़ करते हैं वो इंडिया है। दैन इसके बाद जो पेस्चर है वो पेस्चर लैंड किए जाते हैं 56%, और ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा जो है वो 56% है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दैन अगर हम फॉरेस्ट देखें तो फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा है वो है 67%, और ये जो 67% है ये जापान के अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब फॉरेस्ट एरियाज जो है सबसे ज़्यादा वो कहाँ है, जापान में, और वो कितना है 67%। देन फिर आता है आपका अदर यूजेस। अदर यूजेस में अगर आप देखते हैं तो वो कनाडा है, जिसमें जो लोग वो जो लैंड है अपनी यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस से, तो वो 52% वो यूज़ करते हैं। तो ये आपका लैंड यूज़ बताया कि कैसे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो लैंड को यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब ये टेबल को देके आप आंसर्स दे सकते हैं कि कंट्रीज़ बताइए जहाँ पे हाईएस्ट परसेंट लैंड यूज़ है, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, तो इनके नाम बता सकते हैं। अब ये जो अलग अलग मैंने अभी बताया था। हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न इन दीज कंट्रीज विद प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और कैसे आप लैंड यूज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है। जैसे इंडिया के अंदर कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ऐसी जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ गई, क्योंकि पेस्चर जो होता है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। दैन फॉरेस्ट है, ये आपके प्राइमरीज में आ गया, एंड फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा है वो किस में, जापान में है, और अदर यूजेस में कनाडा आ गया। तो कनाडा में अदर यूज, इनके अलावा दूसरे यूजेस होते हैं, तो ये आपके सेकेंडरी टर्शरी में भी आ सकता है। देन फिर है आपका लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखो लैंड को डिवाइड किया गया है दो बेसिस पर, कि भाई एक तो होती है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होता है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड जो होता है वो इंडिविजुअल के थ्रू ओन्ड होती है, मतलब उसका जो मालिकाना हक होता है वो इसके पास होता है, इंडिविजुअल के पास होता है। वहीं जो कम्युनिटी लैंड होती है इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, उसका जो ऑनर होता है वो कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में सभी लोग आ जाते हैं और वो सभी के पर्पज से की जाती है। लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, जैसे कि फॉडर को कलेक्ट करना, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, दीज कम्युनिटीज लैंड आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और ये जो जितने भी कम्युनिटी लैंड है इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, और जो लोग हैं और उनकी डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहती है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो लैंड है वो तो हमेशा नहीं बढ़ती, लैंड तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो लैंड लिमिटेड है, लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर, और जो क्वालिटी है लैंड की वो भी अलग अलग पाई जाती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड, और जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि कॉमन लैंड जो होती है उसमें वो लोग ऐसे कमर्शियल एरियाज़ बना लेते हैं, जैसे कि इसके अलावा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है या अर्बन एरियाज़, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज़, और जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ये सब बता रखा है किस तरह से जो लोग हैं वो लैंड का यूज़ करते हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न, और आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लैंड यूज़ पैटर्न है इसमें चेंज पाया गया है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज हुआ है सोसाइटी के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड हुआ है, लैंड स्लाइड्स, इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये कुछ मेजर कारण है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की वजह से, और दूसरा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, इनकी वजह से जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको नष्ट किया जा रहा है।
या फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं, एंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि रेगिस्तान का बढ़ना, सॉइल इरोजन मतलब जो अपर लेयर है सॉइल की उसका हट जाना, लैंडस्लाइड मतलब कि जो लैंड है उसका नीचे खिसक जाना या ऊपर से नीचे गिर जाना, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि उसकी जो लैंड है वो खराब हो जाना, उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाना। और ये सब कारण, इसके यही कारण है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंस हो रहा है और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये आपको 4 पिक्चर्स दिखा रखी हैं। इसके अंदर आप देखिए, पहले एक गांव है, इधर जंगल था, फिर इसको साफ़ किया गया, यहाँ पे खेती की गई, यहाँ लोग अपने हट्स बनाकर यहाँ रह रहे थे। उसके बाद फिर इसमें चेंज आया, फिर धीरे धीरे हट्स थे वो घरों में बदल गए, फिर ये टाउन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले हल बैल यूज़ कर रहे थे, भेड़ बकरी चला रहे थे, अब ट्रैक्टर यूज़ करने लगे हैं, मकान बन गए हैं, बिजली आ गई, पहले बिजली वगैरह नहीं थी। देन फिर थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो रोड्स वगैरह अच्छी सी बन गई हैं, घर जो हैं वो अब बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो यानी कि पहले विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से सिटी, और सिटी से मेगा सिटी में ये कन्वर्ट हो गया है। तो किस प्रकार से जो लैंड है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, कैसे उसको यूज़ किया गया है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड को हम कैसे बचाएं, जो लैंड रिसोर्स है जो हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको हम कैसे बचाएं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है और उसकी जो बढ़ती हुई डिमांड है, हैज़ लेड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड, एरेबल मतलब जहाँ एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, ऐसे लैंड को एरेबल कहा जाता है। एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, और ये डर बना हुआ है कि आगे चल के ऐसा ना हो कि ये सारे रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, और ये इसी वजह से जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का लैंड रिसोर्सेज का मस्ट बी चेक मतलब होता है रोकना यहाँ पर, कि इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि जो जिस रेट में आज डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का उसको हमें रोकना चाहिए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एफॉरेस्टेशन करना होगा, मतलब पेड़ लगाने होंगे, लैंड रिक्लेमेशन, उस पर लैंड को रिक्लेम करना होगा, रेगुलेट करना होगा, रेगुलेटेड ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको हमें कम से कम यूज़ करना होगा, एंड फर्टिलाइजर्स को चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, और ओवरग्रेजिंग को हमें रोकना होगा। आर द सम कॉमन मेथड्स, ये कुछ कॉमन मेथड हैं जिससे कि हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, जिससे कि हम लैंड को बचा सकते हैं। देन ये आपको बता रखा है लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। देखो लैंडस्लाइड्स कैसे, इसमें ज़मीन खिसक रही है, नीचे गिर रही है, तो उसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। ये खास करके माउंटेन एरियाज के अंदर होते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, क्वेश्चन बनता है आपका, लैंडस्लाइड क्या होता है। तो ये डेफिनेशन है। तो लैंडस्लाइड जो होता है ये आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ये मास मूवमेंट है रॉक्स का, डिब्रीज का, और द अर्थ डाउन अ स्लोप, ये जो अर्थ है वो नीचे आती है। दे ऑफन टेक अ प्लेस इन कंजक्शन ऑफ विद अर्थक्वेक, और ये जब होता है ना इसका कारण ये है या तो अर्थक्वेक आता है, या फ्लड आता है, या वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और इसी वजह से ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, लंबे समय तक अगर रेनफॉल होती है तो उससे क्या होता है, बहुत भारी मात्रा के अंदर लैंडस्लाइड होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत तेज़ और बहुत लंबे समय के लिए अगर बारिश हो तो इससे लैंडस्लाइड होता है। और ये क्या काम करता है, ये जो रिवर है उसके फ्लो को रोक देता है ना, ब्लॉक कर देता है उसके रास्ते को उस समय के लिए, और फिर जो रिवर है वो अपना रास्ता बदल देती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक सेटलमेंट, और इससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है सेटलमेंट्स को डाउन से, क्योंकि उसका रास्ता चेंज हो गया तो वो अपना जो रास्ता है वो किस तरफ से कर लेते हैं, जहाँ सेटलमेंट होता है। और जो भी नदी के रास्ते में आता है, क्योंकि नदी बहुत तेज़ी से बहती हुई आती है माउंटेन से, तो उसको अपने साथ बहा के ले जाती है, एक बहुत ही ब्रस्ट के साथ, मतलब एक धमाके के साथ वो सारी चीज़ें अपने साथ बहा के ले जाती है। ब्रस्टिंग इन द हिल टेराइन्स लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर, और ये जो लैंडस्लाइड होता है खासकर ये हिली टेराइन लैंडस्लाइड्स सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। एंड वाइडली स्प्रेड द नेचुरल डिजास्टर्स, और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं दैट ऑफ वन स्ट्राइक लाइफ, जिससे कि हमारी लाइफ है, ज़िंदगी और जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान होता है। एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और इस पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है कि लैंडस्लाइड क्या होता है, कैसे आता है लैंडस्लाइड, और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये बताया इसमें। अब इन्होंने एक केस स्टडी ली है,
केस स्टडी के अंदर इन्होंने बताया है कि अ मासिव लैंडस्लाइड एट हिट द पंगी विलेज, पंगी गांव है जो कि रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है पंगी, और ये रेकोंग पियो के पास में है। और यहाँ पर जब लैंडस्लाइड हुआ, एक बहुत ही भयंकर यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, और जिसकी वजह से इस गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें 200 मीटर स्ट्रेच ओल्ड जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उस पर लैंडस्लाइड्स की वजह से, और ये रास्ता भी है नेशनल हाईवे 22, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था इससे ट्रिगर्ड बाय द इंटेंस ब्लास्टिंग हुई थी एट पंगी विलेज, और जिससे कि ये लैंडस्लाइड हुआ था ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन, क्योंकि इस वीक जोन के अंदर ब्लास्टिंग हुआ था ऑफ द स्लोप, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्लोप था वो टूट गया, ढलान थी जो टूट गई, कोलैप्स हो गई, एंड कॉज इंटेंस डैमेज, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रोड को और इसके आसपास के गाँव को। पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड, और जो पंगी गाँव था वो पूरी तरीके से उसको खाली करवा दिया गया था, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो लॉस लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, उससे बचाया जा सके। तो इन्होंने पंगी गांव के बारे में बताया था किस प्रकार से यहाँ पर घर ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीक जोन होता है और इसकी वजह से जो ये एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। मिटिगेशन एंड मैकेनिज़्म यानी कि कैसे हमें मिटिगेशन मतलब होता है कि जब ये डिज़ास्टर वगैरह आए उससे पहले हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए या बाद में हमें क्या करना चाहिए, वो मिटिगेशन है। और मैकेनिज्म मतलब जो मेथड है कैसा यूज़ करना चाहिए। तो अब इसमें बताया कि जो एडवांस इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस, अब जो हमारे पास है एक एडवांस साइंटिफिक टेक्निक है जिससे कि हमें शक्ति मिलती है कि हम जो भी फैक्टर्स हैं लैंडस्लाइड्स के उसको अच्छे से समझ सकें, एंड हाउ टू मैनेज देम, और कैसे उसको मैनेज करना है उसके बारे में हमें पता रहता है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज, और कुछ जो ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक है लैंडस्लाइड्स की वो नीचे दी गई। कैसे मतलब तैयारी की गई थी, क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी हज़ार्ड एरिया है उसकी हमें मैपिंग करनी चाहिए। मैपिंग मतलब होता है हमें मैप बनाने चाहिए कि भाई कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है। प्रोन मतलब प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होते हैं, और इसके बारे में पता करने के बाद हमें उस एरिया पर घर बनाने से रोकना चाहिए या घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये आ गया आपका कि सबसे पहले मैपिंग करें कौन कौन से एरिया हैं जो लैंड प्रोन एरिया हैं, और फिर उस एरियाज़ के अंदर हमें घर बनाने से बचना चाहिए। देन सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंडफॉर्म स्लिपिंग, और साथ में हमें ऐसे वॉल बनाने चाहिए रिटेंशन वॉल जिससे कि जो स्लिप ना हो सके हम लोग, इस वजह से हमें वॉल्स बनाने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बना देते हैं किनारे से, तो इस टाइप की वॉल बनानी चाहिए जिससे कि स्लिप ना हो, फिसल के ना जाए नीचे। दैन इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर्स, और साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशंस को लगाना चाहिए जिससे कि लैंडस्लाइड्स को रोका जा सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, और जो सरफेस ड्रेनेज है उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट, और जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके लैंडस्लाइड का। जब ड्रेनेज को आप कंट्रोल करो, ड्रेनेज कंट्रोल द वर्क्स, जो ड्रेनेज है वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो अगर हमने इसको कंट्रोल में किया तो लैंडस्लाइड अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हम लैंडस्लाइड्स को होने से रोक सकते हैं। तो ये 4 तरीके उन्होंने बताए थे। पहले मैपिंग करनी चाहिए, वहाँ घर नहीं बनाने चाहिए, और वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें बनानी चाहिए जिससे कि स्लिप ना हो, जो स्टॉप टू लैंड स्लिप, जहाँ पे जो लैंड है वो स्लिप ना होकर आए। एंड इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशंस लगानी चाहिए। एंड जो सरफेस ड्रेनेज है वो उसको कंट्रोल करना चाहिए उसके काम को, जिससे कि हम जो मूवमेंट है इस लैंडस्लाइड का उसको कंट्रोल कर सकें विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज में। देन फिर आता है आपका सॉइल। सॉइल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको पढ़ना है।
और उसको रिवाइज़ करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आपको मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो उसे लाइक करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।